बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए आपके 5 सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा, आपके जो बीएससी होता है या फिर बीए होता है या फिर बीकॉम होता है, जो आपका 5 सेमेस्टर होता है, जो आपका फाइनल ईयर होता है, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको जो है 2 पेपर आपको देना रहता है। तो ये जो हिस्ट्री का आपका पेपर है, आपका सेकंड पेपर, इसका मैंने फर्स्ट पेपर जो है मॉडल पेपर उसको मैंने सोल्व करा दिया है। तो उसको आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मैंने ऑल सब्जेक्ट का जो है इसी पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मैंने ऑल सब्जेक्ट करा दिया है और इसमें एक आपको पेपर भी पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल एंड डिजिटल अवेयरनेस। जो आपका जो एमसीक्यू का पेपर होता है उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी उसको जो है सॉल्व किया है, आप जाकर उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है हिस्ट्री आपका जो है ये जो आपका मेडिवल हिस्ट्री का आपका पेपर है, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं है, ये मेडिवल हिस्ट्री का है। ये आपका सेकंड पेपर है। पेपर के यहाँ से सबसे पहले आपको नेम देख लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है कह सकते हो बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो इसमें पेपर का नेम आपको पहले देख लेना है। तो आपका जो है मध्यकालीन इतिहास का पेपर है ये मेडिवल का। तो ये जो सेकंड पेपर है इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना है आपका चलेगा सोशल, आपका कल्चरल जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल जो है इंडिया, इसमें 1200 AD से लेकर जो है 1700 AD तक जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पेपर का टाइटल है, पेपर का आपका नेम है। तो ये पेपर का आपको नेम जरूर देख लेना है। पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आपका आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का पूरा पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, जैसा कि आपने एग्जाम दिया होगा पहले भी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो इसके सारे प्रश्न हम देखेंगे। टोटल इसमें 5 ही प्रश्न दिए हैं, तो हम 5 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चिश्ती जो है संप्रदाय क्या है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर जजिया कर आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय क्या है। तो चिश्ती जो संप्रदाय है ये जो है इस्लाम धर्म का एक जो है सूफी संप्रदाय है। तो ये क्या है, ये इस्लाम धर्म का जो है एक सूफी संप्रदाय है। और यह संप्रदाय जो है अफगानिस्तान के जो है एक चिश्ती शहर से जो है शुरू हुआ था। ये जो संप्रदाय है ये अफगानिस्तान के जो एक वहाँ से जो एक चिश्ती शहर था, तो वहाँ से जो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है आपके अबू इसहाक समी ने जो है लगभग 930 ईस्वी में जो है इसकी की थी शुरुआत। और भारत में इसका जो प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो इसका किया था। तो भारत में इसका जो प्रचार किया था तो ख्वाजा आपका जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है इसका प्रचार किया था भारत में। और चिश्ती जो है सिलसिला के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, तो यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन पे देखो, जजिया कर क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो जजिया कर की हम बात करें तो जजिया कर जो है एक प्रकार का संपत्ति कर है। जजिया कर क्या है, एक प्रकार का जो है संपत्ति कर है। और इसे जो है मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान जनता से वसूला जाता था। तो ये जो कर होता था, जो मुस्लिम राज्य होता था उसमें जो गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, तो उनसे जो है ये कर वसूला जाता था। और इस्लामी राज्य में केवल जो है मुसलमानों को ही जो है रहने की अनुमति थी। यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना जो है चाहे तो उसे जो है जजिया कर देना पड़ता था। ये जजिया कर क्या था भैया, मान लो कोई आपका मुस्लिम देश है तो पहले जो है जजिया कर था। तो यदि किसी देश में उस राज्य में मुस्लिम रह रहे हैं और मोस्टली यदि वहाँ पर कोई अन्य जैसे धर्म के लोग रह रहे हैं, जैसे ईसाई हो फिर हिंदू रह रहे हैं, तो उनसे ये जो है कर वसूला जाता था, ठीक है। गैर मुसलमानों से जो है कर वसूला जाता था जहाँ उस राज्य में वे रहते थे। तो ये कर उनको देना पड़ता था, मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। जो अन्य जो है रिलीजन के लोग थे उनको ये जो है कर देना पड़ता था। इसे देने के बाद जो है गैर मुस्लिम लोग जो है इस्लामिक राज्य में जो है अपने धर्म का जो है पालन कर सकते थे। तो ये बिना कर दिए जो है आप अपने धर्म का जो है पालन नहीं कर सकते थे। वहाँ का जो है कह सकते हो आतंक था मुसलमानों का। तो बिना ये कर दिए अपने जो है धर्म का जो है पालन नहीं कर सकते हो, ठीक है। पूजा जो है आराधना नहीं कर सकते, तो ये कर इसीलिए दिया जाता था। तो इसके बारे में आपको यहाँ से तैयार कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका सती प्रथा क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी को पता होगा इसके बारे में। आई ने जो है दाहशाला क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जौहर प्रथा क्या है, तीनों क्वेश्चन देखेंगे। तो सती प्रथा की हम बात करें तो सती प्रथा एक प्रकार की जो है कुरीति है, ठीक है। सती प्रथा क्या एक प्रकार की कुरीति थी। इसमें जो है पति की मृत्यु के बाद, इसमें जो हस्बैंड होता था, पार्टनर जो होता था, इसमें उसकी मृत्यु के बाद जो है जो विधवा पत्नी होती थी उसके पति की जो है चिता पर उसको जो है उसको भी जो है जला दिया जाता था जिंदा। तो ये जो है सती प्रथा थी, ठीक है।
और यह जो है प्रथा जो है प्राचीन काल में जो है भारत में जो है प्रचलित थी। इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इस सती प्रथा को जो खत्म किया था राजा राम मोहन राय ने जो है इसका समापन किया था, सभी को पता भी होगा, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, सभी को पता भी होगा, आप अपने शब्दों में भी जो है बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आई ने जो है दासाला क्या है, तो इसकी हम बात कर ले तो ये जो है अकबर के शासनकाल में जो है एक लागू की गई जो है भूमि राजस्व जो है प्रणाली है। तो ये क्या है, ये भूमि जो है राजस्व प्रणाली है, अकबर के शासनकाल में लागू की गई थी। और इस प्रणाली को जो है राजा आपका तोरनमल ने जो है शुरू किया था। ये जो प्रणाली थी जिसको जो है राजा तोरनमल ने जो है शुरू किया था, और यह प्रणाली कुछ जो है संशोधनों के साथ जो है सहरसा सूरी की जो है भू राजस्व व्यवस्था पर जो है आधारित थी। और आइन है जो है दासाला की जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे कि प्रणाली के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका पहला बिंदु है कि इस जो ये सिस्टम था इसमें जो है 10 साल के औसत जो उत्पाद होता था इसके आधार पर जो है राजस्व जो है तय किया जाता था। और जो है औसत उपज का जो है 1/3 जो हिस्सा होता था वो राजा को दिया जाता था। इसमें जो उत्पादन होता था उपज का तो 1/3 जो हिस्सा होता था वो जो है राजाओं को दिया जाता था। 3 जो हिस्सा होते थे उसमें से एक जो पार्ट होता था वो राजा को दिया जाता था। और ये जो है भुगतान जो है आमतौर पर नगद में जो है ये दिया जाता था। ये जो भुगतान दिया जाता था ये जो है कैश में दिया जाता था, नगद में, यानी नगद दिया जाता था, बाद में कुछ नहीं इसमें करना रहता था। तो इतने आपको बिंदु लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन भी आपका जौहर प्रथा क्या, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जौहर प्रथा की हम बात कर ले तो जौहर प्रथा जो है ये युद्ध में हार होने की स्थिति में जो है राजपूत जो महिलाएं होती थी वे अपने जो है सम्मान की रक्षा के लिए जो है जौहर कुंड जो होता था इसमें आग लगाकर जो है खुद को जो है बलिदान कर देती थी। तो यही आपका जौहर प्रथा थी। ठीक है, इनके जो कह सकते हो राजा होते थे तो ये जो हार जाते थे युद्ध में तो इनकी जो महिलाएं होती थी राजपूत, तो ये महिलाएं जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए कि कोई कब्जा ना करे, ठीक है, उनको जो है कह सकते हो दासी ना बनाए, तो इसी स्थिति में जो है अपने सम्मान की रक्षा के लिए वे जो है जौहर कुंड में जो है आग लगाकर जो है खुद को बलिदान कर देती थी। तो यही आपका जौहर प्रथा था। तो जौहर जो है शब्द में जो है सैन्य त्याग, बलिदान, नारी जीवन की जो है अस्मिता, निष्कलता और जो है बहुत सारे इसकी भावना जो है इसमें समाहित है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी परिभाषा जरूर लिखिएगा कि युद्ध में जो है हार होने की स्थिति में राजपूत महिलाएं जो होती थी अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कुंड में जो है आग लगाकर खुद को जो है बलिदान कर देती थी। तो यही आपका जो है जौहर प्रथा कहलाती है। इतने आपको क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, इतना बिंदु आपको। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हुआ। तो इसके प्रश्नों की बात करें तो इसे टोटल आपके 8 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से आपको जो है केवल 5 ही करना, मैं 8 करा दूंगा, इससे आपको कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना आपके एग्जाम में। चलेगा, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया बहुत ही महत्वपूर्ण, सूफीवाद क्या है, इसके जो है प्रमुख सिद्धांतों को आपको जो वर्णन करना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण की विवेचना करना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ से करा रहा हूँ। तो सूफीवाद क्या है, तो सूफीवाद जो है इस्लाम का एक जो है आध्यात्मिक जो है रहस्यवाद है। तो सूफीवाद क्या है, इस्लाम का जो है एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो है रहस्यवाद है। और इसमें जो है ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर जो है जोर दिया जाता था और भौतिकवाद को जो है नकारा जाता था। इसमें जो है ईश्वर के आध्यात्मिक खोज पर जो है जोर दिया जाता था। इसके कुछ सूफीवाद के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, जैसा कि सूफीवाद का जो मूल सिद्धांत था ईश्वर में के साथ जो है एकता है। और सूफी मानते थे कि ईश्वर के जो है प्रेम, प्रार्थना, उपवास और जो अनुष्ठानों से जो है ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और सूफीवाद में जो है आत्म अनुशासन को जो है बहुत ही महत्व दिया गया। सूफी मानते थे कि जो है आत्म अनुशासन से जो है ईश्वर का जो है ज्ञान मिलता है। और सूफी ये भी मानते थे कि ईश्वर जो है एक ही है और सभी लोग जो है उसके ईश्वर की जो है संतान, इसलिए वे एक दूसरे से जो है प्यार करने में जो है विश्वास करते थे सूफी लोग। और जो है सूफी मानते थे कि वे भक्ति और जो है प्रेम से जो है ईश्वर तक जो है पहुंच सकते हैं। सूफी लोगों का मानना था कि जो आप भक्ति और प्रेम के मार्ग से जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और भी इनके कुछ बिंदु हैं, जैसा कि सूफी मानते थे कि ईश्वर जो है सभी मनुष्यों में है, सभी जगह विराजमान है, इसलिए वे सभी लोगों से जो है प्रेम करते थे और अपने जो है क्षेत्रीय लोगों की जो है मानवता बढ़ाने में भी जो है ये मदद भी करते थे। तो इस तरह से आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि भक्त आंदोलन के उदय के कारणों की हम बात करते हैं, उसके बहुत सारे कारण थे। आपको हेडिंग छोड़ छोड़ कर लिखना है, जैसे कि सामाजिक जो है आर्थिक बदलाव भी थे, क्योंकि भक्त आंदोलन की शुरुआत जो है प्रारंभ मध्य युग में हुई थी और यह जो है सामाजिक आर्थिक बदलाव से जो है प्रेरित भी था ये। और इसके बहुत सारे और भी जिसके उदय के कारण, जैसे कि हिंदू समाज में बुराइयां भी इसके उदय के कारण थे, क्योंकि हिंदू समाज में जो है जात व्यवस्था की जो है कठोरता, अंधविश्वास और जो है सामाजिक हट धार्मिकता जैसी जो है बुराइयां भी जो है इसमें थी। और मुस्लिम शासकों का जो है अत्याचार भी था।
भक्ति आंदोलन को के कारण, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने के जो है अत्याचार से शस्त्र हिंदू जनता ने जो है ईश्वर की जो है शरण में अपने को जो है सुरक्षित महसूस किया। तो ये भी एक इसका कारण था। और जो है सूफी संतों का प्रभाव भी था। सूफी संतों का प्रभाव ये भी इसका जो है भक्ति आंदोलन के उदय के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, क्योंकि सूफी संतों की उदारता में जो है उसकी प्रबल निष्ठा से जो है प्रभावित जो है हिंदू को जो है प्रभावित किया था। और जो है शंकराचार्य की का जो है ज्ञान मार्ग भी था, क्योंकि शंकराचार्य का जो है ज्ञान मार्ग जो है अद्वैतवान जो है आम जनता के लिए जो है समझ में नहीं आ रहा था। जो शंकराचार्य का जो ज्ञान था ये आम जनता जो थी उसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी एक कारण था भक्ति आंदोलन के उदय का। और भी देखो, मूर्तियों का जो है नष्ट होना, तो मुस्लिम शासकों ने जो है मूर्तियों को नष्ट कर दिया था, जिससे लोगों को जो है बिना मूर्ति और जो है मंदिर के जो है ईश्वर की आराधना करनी पड़ी, जिससे कहीं ना कहीं कठिनाई होती थी भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। ये भी एक है इसमें का। और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव भी रहे भक्ति आंदोलन के, जैसा कि जो है महिलाओं की जो है स्थिति में सुधार भी इसमें हुआ था। और हिंदू धर्म में जो फैली जो सामाजिक कुरीतियाँ थी इसको भी जो इसमें समाप्त हुआ था। और पति पत्नी और जो छुआछूत को भी जो है भक्ति आंदोलन इसके प्रभाव से जो है समाप्त हुआ। और स्थानीय भाषा में जो है साहित्य सर्जन का भी जो इसमें काम हुआ था। तो ये सारे इसके बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखो कि सल्तनत काल के जो है समाज की दशा का आपको वर्णन करना क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सल्तनत काल में जो स्त्रियों की दशा का आपको वर्णन करना ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो सल्तनत काल में सामाजिक यदि हम दशाओं का वर्णन की हम बात करें तो सल्तनत काल में जो है समाज में कई तरह के जो है सामाजिक कुप्रथाएं थी, जैसा कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जौहर प्रथा क्या होती। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर, दास प्रथा और देवदासी प्रथा, ये जो प्रथाएं थी ये सल्तनत काल में बहुत सारी प्राथमिक कुरीतियाँ थी। और सल्तनत काल में जो है महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही जो है दयनीय थी। जो सल्तनत काल था इसमें जो महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है, ये बहुत ही दयनीय थी। उन्हें जो है पुरुषों से जो है भोग विलास की वस्तु जो है माना जाता था। और महिलाओं को जो है घर की चार दीवारी में जो है अधिकतर जो है समय बिताना पड़ता था। और सल्तनत काल में जो है समाज में कई तरह के जो है आर्थिक असमानताएं भी थी। और शहरों में जो है अमीरों और जो है उसके सहकारियों, व्यापारियों और जो है दुकानदारों को जो है यानी प्रधान ये होते थे। और जो है सल्तनत काल में जो है हिंदुओं की जो है स्थिति बहुत खराब थी कि प्रशासन उन्हें जो है उच्च पदों पर जो है नियुक्त नहीं किया जाता था। तो महिलाओं की स्थिति जो है सल्तनत काल में बहुत ही खराब थी, क्योंकि उसको जो प्रशासन के लिए जो ऊंचे पद थे उस पर नियुक्त नहीं किया जाता था। और सल्तनत काल में जो है हिंदुओं से जो है जजिया कर वसूला जाता था। तो जजिया कर क्या है भैया? तो जजिया कर जो होता था ये कोई मान लो मुस्लिम एक राज्य है जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, गैर जो है मुस्लिम रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो, तो उनसे ये कर लिया जाता था वहाँ पर रहने के लिए, अपने जो है भगवान को पूजने के लिए। यदि उनको कर नहीं देते थे तो उनको जो है मूर्तियाँ, उनके जो मंदिर थे उनको पूजा नहीं करने देते थे, तो यही आपका कर लिया जाता था, ठीक है। और भी इसमें सल्तनत काल में जो है मुस्लिम जो है समाज जो है नस्ल और जातीय समूहों में जो है बटा हुआ था। और सल्तनत काल में जो है तुर्क, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमानों के बीच जो है शायद ही कोई जो है व्यक्तित्व संबंध थे। और सल्तनत काल में जो है विधवाओं को जो है उसके पति की संपत्ति में जो है अधिकार दिया जाता था। तो ये सारे इसके बिंदु आपको लिख देना है। फिर महिलाओं की क्या स्थिति थी सल्तनत काल में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी प्रथाएं कुरीतियाँ थी। इसमें सती प्रथा, ठीक है, जौहर प्रथा, तो ये सारी प्रथाएं भी थी। और इसमें जो है स्थित महिलाओं की हम बात करें तो इसमें महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय थी। तुर्क आक्रमणियों ने, जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने जो है महिलाओं को जो है मनोरंजन का साधन माना था और उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर हो गई थी। और हालांकि कुछ महिलाओं ने जो है शिक्षा में जो है प्रचार प्रसार में जो है योगदान दिया और कई जो है कौशल सीखे। शाही परिवार की जो है महिलाओं ने जो है राजनीतिक मामलों में जो है भी जो है अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, जो इससे पहले अभी आपको क्वेश्चन दिखाया है सल्तनत काल की, तो ये भी क्वेश्चन इसी में आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है, सेम ही है दोनों का आंसर। मुगल काल में जो है सूती वस्त्र उद्योग के जो है विकास पर आपको प्रकाश डालना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखेंगे। चलेगा, सूती वस्त्र विकास की हम बात कर ले तो मुगल काल में जो सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ज़्यादा जो है उन्नत था इसमें, ठीक है। मुगल काल में जो सूती वस्त्र उद्योग था ये सबसे बड़ा जो है एक उन्नत था उस काल में। और इसकी वजह से जो है भारत को जो है विदेश से जो है काफ़ी मुनाफा भी जो है प्राप्त होता था। और जो है मुगल सम्राटों को जो है कपड़े बनाने के लिए जो है काफ़ी जो है रुचि थी। मुगल जो सम्राट थे उसको कपड़े बनाने में काफ़ी रुचि थी, काफ़ी उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। और अकबर ने जो है दरबारियों में से जो है 11,000 दर्जियों को जो है घरेलू सामान बनाने के लिए जो है नियुक्त किया था, जो अकबर थे,
ठीक है। तो अकबर ने जो है 11,000 जो है दर्जी जो थे उनको जो है घरेलू सामान बनाने के लिए जो है नियुक्त किया था अकबर ने, राजा अकबर ने। और मुगल काल में जो है सूती वस्त्रों के साथ साथ जो है रेशमी ऊनी वस्त्र भी जो है बनाए जाते थे। तो मुगल काल जो था इसमें सूती वस्त्र के साथ साथ जो रेशमी वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र थे, उनको भी जो है साथ में बनाया जाता था। और मुगल काल में जो है वस्त्रों के लिए कई तरह के जो है कारखाने थे, जैसे कि सोनारगांव, जबलपुरी और जो है बाताजपुर। इन कारखानों में जो है आपका मलबूस जो है खास नाम के जो है बेहतरीन जो है मुलमुल के जो है कपड़े इसमें जो है बनाए जाते थे। मुलमुल यानी मलमल के कपड़े बनाए जाते थे। अगला देखो कि मुगल काल में जो है वस्त्रों को जो है बनाने के लिए पारंपरिक तरीके का जो है इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो है हाथों से जो है कताई, बुनाई, रंगाई, आपका ब्लॉक प्रिंटिंग और जो है कढ़ाई जो है इसमें शामिल थी। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म सुधारक के रूप में जो है कबीरदास का आपको मूल्यांकन करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। फिर मुगल काल में जो है बैंकिंग व्यवस्था पर आपको वर्णन करना, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा। कबीरदास की हम बात करें तो कबीरदास जो है एक समाज सुधारक और एक साथ साथ एक कवि थे। कबीरदास जो थे ये कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, क्योंकि जो समाज में फैली कुरीतियाँ, चाहे वो हिंदू में हो या फिर मुस्लिम में हो या फिर सिख में हो, इनको जो है सभी को इन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है कह सकते हो आवाज़ उठाई। तो इनकी हम बात करें तो इन्होंने जो है समाज में धार्मिक और जो है सामाजिक जो कुरीतियाँ थी और अंधविश्वासों के खिलाफ जो इन्होंने जो है आवाज़ उठाई और लोगों को जो है सही दिशा में जो है ले जाने का जो है इन्होंने प्रयास भी किया। कबीरदास के जो है समाज सुधार के रूप में जो है योगदान बहुत ही रहा। कबीरदास ने जो है समाज सुधार के लिए बहुत सारे योगदान दिए, जैसा कि जो है धर्म और सत्य का संबंध इनके बिंदु हो, जैसा कि जो है कबीरदास ने जो है धर्म को जो है सत्य से जोड़ा और समाज में जो है व्याप्त जो रूढ़िवादी जो परंपरा था उसका जो है खंडन किया इन्होंने। और समानता की हम बात करें तो कबीरदास ने जो है समाज में जो जात भेद था, जो धर्म भेद था, जो असमानता था, जो छुआछूत था, इसके खिलाफ जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी और उन्होंने जो है लोगों को समान अधिकार की जो है मांग के लिए भी जो है प्रेरित किया। तो इस तरह से आपको लिखना है। और धार्मिक जो है सगुणता की हम बात करें तो कबीरदास ने जो है सभी धर्मों के लिए जो है सगुणता बढ़ाने का जो है प्रयास किया। कबीरदास ने जो है सभी धर्मों के लिए जो है कार्य किए, प्रॉपर एक धर्म के लिए नहीं उन्होंने कार्य किया। और लोकगीतों के जरिए जो है संदेश भी दिया उन्होंने। कबीरदास ने जो है इनके जो लोकगीतों के जरिए जो है समाज को सुधारने का जो इन्होंने संदेश भी दिया। उनके गीत जो है लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों से जो है उबारने का जो है के लिए भी जो है ये प्रेरित करते थे। और आडंबर और जो है मिथ्याचार के खिलाफ भी इन्होंने जो है, जैसा कि कबीरदास जो आडंबर और मिथ्याचार और जो है कर्मकांड के खिलाफ भी जो ये थे। और भक्ति धर्म की हम बात कर ले तो कबीरदास जो थे ये जो है भक्ति थे। कबीरदास जो थे ये भक्ति थे और जो है राम को अपना जो है मित्र मानते थे। और उनका जो है मानना था कि धर्म, सभी धर्म जो थे, भक्ति धर्म जो है सभी धर्मों के लोगों के लिए जो है ये जो है स्वीकार्य हो सकता है। तो इस तरह से आपको देख लीजिए है, इतने बिंदु आपको लिखना है। फिर मुगल काल में जो ये जो बैंकिंग व्यवस्था थी ये कैसी थी इसके बारे में देखेंगे। तो मुगल काल में जो एक ऐसी व्यवस्था का जो है विकास हुआ था जो मुद्रा का जो आधारित थी और जिसमें जो है हुंडी जो है हुंडी, बीमा, बैंकिंग आदि का जो है सभी जो है विकसित वाणिज्य जो है पद्धतियाँ जो है इसमें जो है विद्यमान थी। तो पहले जो बैंकिंग व्यवस्था थी इसमें हुंडी, बीमा, बैंकिंग ये सारी जो है विकसित इसमें थी पहले, ठीक है, मुगल काल में। और इस मुद्रा जो है प्रणाली की जो है प्रशंसा न केवल जो है भारतीय इतिहासकारों ने अपित यूरोपीय इतिहासकारों ने भी इसकी जो कह सकते हो आलोचना की है, ठीक है, इसकी प्रशंसा की है। यह मुद्रा जो है प्रणाली आगे जो है चलकर जो है ब्रिटिश मुद्रा जो है प्रणाली का जो है आधार भी बनी। तो इतना आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो कि मुगल कालीन जो है जमींदारी जो प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, इस पर टिप्पणी लिखना, क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जमींदारी प्रथा क्या थी, क्वेश्चन इसके बारे में देखेंगे। तो जमींदार या फिर जो है जमींदारी प्रथा के तहत जो है कुछ गांव से जो है भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। तो जमींदारी प्रथा क्या थी, तो कुछ जो है गांव से जो है भू राजस्व यानी भू का जो राजस्व का जो कर लिया जाता था जमीन का, उसको वसूलने का एक अधिकार था। यह अधिकार जो है वंशानुक्रत जो है होता था। इतना आपको लिखना। भी और भी बिंदु जैसा कि जमींदार जो है यानी जमींदारी का जो है वंशानुक्रम अधिकार होने के बावजूद जो है जमीन पर मौलिक जो है नहीं होता था। और जो है जमींदार जो है मुगल दरबार द्वारा जो है तय किया गया है जो है मुताबिक भू राजस्व वसूल करते थे। और वसूले गए जो राजस्व का एक हिस्सा जो है जमींदार अपने पास रखता था और बाकी हिस्सा जो है मुगल दरबार को जो है देते थे। और जमींदारी के पास जो है जमींदार लोग जो थे इनके पास जो है बड़ी निजी जो है ज़मीनें होती थी, ठीक है। तो इनके पास जो है बड़ी जो है ज़मीनें होती थी और जिन्हें जो है संपत्ति जो है कहा जाता था।
और इनका जो है नाम जो था मिल्कियत था, इनका जो नाम था मिल्कियत था। अगला देखो, मिल्कियत जो है जमींदारों के जो है निजी इस्तेमाल के लिए जो है खेती की जाती थी। जमींदार जो है इन जमीनों को जो है वसीयत में दे सकते थे और पट्टे पर जो है दे सकते थे, या जो है गिरवी भी जो रख सकते थे। और भी देखो, जमींदार जो है किसान से जो है राजस्व, जो भू राजस्व था वसूल करते थे और मुगल सम्राट को जो है देते थे। और इस तरह से जो जमींदार, मुगल सम्राट और जो किसानों के बीच जो है कह सकते हो मध्यावर्ती का जो है काम ये करते थे। और जमींदारी प्रथा जो है भारत में जो है मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जो प्रचलित थी, और भारत के आज़ाद होने के बाद इस प्रथा को जो है खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ तक आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें, टोटल इसमें 4 प्रश्न है। इससे आपको केवल 2 ही करना, मैं चारों प्रश्न करा रहा हूँ, जिससे आपका सेक्शन सी भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका, मुगल कालीन जो है उद्योग धंधों का आपको जो है ब्यौरा देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हम बात करें तो मुगल काल में जो है बहुत सारे धंधे थे, उद्योग धंधे थे। इसके हम धंधों की बात करें तो कपड़े का धंधा था, रेशम का। तो कपड़े के, तो इसमें हम हेडिंग छोड़ के आपको लिखना है, ठीक है। तो सूती वस्त्रों का उद्योग जो है सबसे ज़्यादा ये प्रचलित था या फिर उन्नत था उस समय मुगल काल में। और भारत में जो है बने जो कपड़े को जो है कैलिको कहा जाता था। भारत में जो कपड़े बनते थे उनको जो है कैलिको कहा जाता था। और जहांगीर ने जो है अमृतसर में जो है ऊनी वस्त्रों का जो है उद्योग भी जो है शुरू किया था। और रेशम की हम बात कर ले तो रेशम उद्योग जो है ये आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल में जो है और रेशमी कपड़े विदेश से जो है मंगाए जाते थे। और चमड़ा की हम बात करें तो चमड़े की जो है वस्त्रें बनाने का उद्देश्य जो है काफ़ी जो है इसमें भी जो है काफ़ी उन्नत था। और गुड़ और चीनी का उत्पाद जो है बंगाल, गुजरात और पंजाब में होता था। और मिट्टी के बर्तन, जैसा कि मिट्टी के बर्तन जो है दिल्ली, बनारस और जो है चुनार में जो है बनाए जाते थे। और हीरा की हम बात कर ले तो जो है गोलकुंडा और छोटा नागपुर की जो है खानों से जो है हीरे निकाले जाते थे। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंड की जो है खान से निकाला जाता था। तो ये सारे उद्योग थे। और जो है मुगल काल में जो है कृषि, व्यापार और जो है विनिर्माण से जो है जुड़ी जटिल प्रणाली थी। और इस वजह से जो है मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था थी ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्थाओं में से ये एक थी। तो इतना आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है आर्थिक सुधारों का आपका परीक्षण आपको करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। चलिए इसको हम देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, ठीक है, शासक अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनका जो शासनकाल था ये 1200 जो है 96 से लेकर जो है 1316 तक इन्होंने जो है शासन किया था। इन्हें जो है कई सारे सुधार किए थे। तो इसके हम सुधारों की हम बात कर ले तो इन्होंने जो है बाजारों को जो है विनिमय किया था, ठीक है। तो इसमें जो है अलाउद्दीन ने जो है बाजारों के जो है मूल्य नियंत्रण जो है लागू किया था और वस्तुओं की जो है कीमत जो है तय की थी कि कौन सी वस्तु कितने कीमत में बिकेगी। तो इसका इन्होंने जो है निर्धारण किया था। और जो है उन्हें जो है बाजारों के जो है मूल्य निर्धारण और जो है गुणवत्ता वाले जो है नियंत्रण के लिए जो है नियम लागू किया था। इन्होंने जो है एक तो कीमत उन्होंने जो है निर्धारित की थी कि कौन सी वस्तु कितने की बिकेगी, साथ में जो भी वस्तु बिकेगी उसकी एक क्वालिटी होगी, इसकी गुणवत्ता होगी, तभी वो जो है चीज़ बिकेगी। और दूसरे की हम बात कर ले तो इन्होंने जो है कर व्यवस्था का भी जो है समर्थन किया था, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की थी। अलाउद्दीन ने जो है करों में जो है बढ़ोतरी की और जो है हिंदुओं पर जो जजिया कर के अलावा अन्य कर जो है लगाए थे। इन्होंने जो है जजिया कर तो पहले हिंदुओं से लिया ही जाता था, लेकिन इनके शासनकाल में जो अन्य कर भी जो है इन्होंने जो है हिंदुओं पर लगाए। और उन्होंने जो है भू राजस्व के जो है रूप में उत्पाद का जो है 50% हिस्सा जो है वसूल कह सकते हो हिस्सा जो है वसूल किया था। और देखो और भूमि सुधार के भी इन्होंने कार्य किया, जैसे कि अलाउद्दीन ने जो है भूमि मापन अधिनियम, ये जो भूमि मापन का अधिनियम जो है और जो है पूरी ज़मीन को जो है एक मानक उपज के आधार पर जो इन्होंने मापा। उन्होंने जो है निजी संपत्तियों को जो है जब्त किया और जो है भूमि अनुदानों को जो है रद्द भी किया। तो इनके सारे कार्य थे। और राजस्व वसूली भी इन्होंने जो है किया था। तो अलाउद्दीन के जो है मध्यस्थ ग्राम जो प्रधानों को जो है हटाकर सीधे जो है किसानों से जो है राजस्व वसूलने की व्यवस्था इन्होंने की थी। और उन्होंने जो है भूमि कर के लिए जो है एक नए अधिकार जो है मुफ्त खराज की जो है इन्होंने जो है नियुक्ति भी की थी। और देखो जैसे कि बाजार जो है विनियमन एजेंसी का भी इन्होंने जो है निर्माण किया था। जैसे कि अलाउद्दीन ने जो है बाजारों का जो विनिमय था, ठीक है, करने के लिए जो है सहाना ए मंडी नाम की जो एक एजेंसी बनाई थी। वो एजेंसी के जो अधिकारियों ने जो है बाजारों में जो है मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का जो है नियंत्रण भी किया था। और शराब पर प्रतिबंध भी इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने साम्राज्य में जो है शराब पर जो है मदिरा पर जो है प्रतिबंध भी लगाया था, इसको रोक लगाई थी। इतनी आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि मुगल शासक आपका अकबर के भू राजस्व व्यवस्था पर आपको जो परीक्षण आपको करना है। इसका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, इसको हम देखेंगे।
चलिएगा, भू राजस्व व्यवस्था जो है ये पहली बात तो भू राजस्व व्यवस्था होती क्या है। तो भू राजस्व जो व्यवस्था होती थी इसमें भूमि के मालिक द्वारा सरकार को जो है दी जाने वाली एक धनराशि होती थी। तो भू राजस्व व्यवस्था क्या भैया, मान लो आप कोई मालिक थे अपने जमीन को, तो उस जमीन को जैसे कि पहले जो कर देना पड़ता था सरकार को, ठीक है, तो यही व्यवस्था थी कि आप उसके मालिक को जमीन को, लेकिन मालिक के द्वारा, भूमि के मालिक के द्वारा सरकार को या गवर्नमेंट को जो वो धनराशि देते थे या फिर जो कर देते थे, यही आपका जो है भू राजस्व व्यवस्था आपकी कहलाती थी। इसे ही जो है दी जाने वाली जो राशि होती थी इसे ही जो है भू राजस्व व्यवस्था कहती थी। और यह सरकार को जो है दिया जाने वाला एक जो है कह सकते हैं कर का एक रूप होता था, एक टैक्स का एक रूप होता था। और भूमि के टुकड़े का जो है मूल्यांकन करके सरकार को जो है दी जाने वाली भू राजस्व की राशि जो है तय की जाती थी, उसे जो है भूमि बंदोबस्त कहा जाता था। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है, पता हो गया होगा कि भू राजस्व व्यवस्था क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है शॉर्ट नोट में। तो भू राजस्व जो व्यवस्था है, भूमि के मालिक के द्वारा ये सरकार को दी जाने वाली एक राशि होती थी, या फिर एक टैक्स होता था, एक कर होता था, इसे ही जो है हम भू राजस्व व्यवस्था कहते थे। और यह जो है सरकार को दिया जाने वाला एक प्रकार का कर का एक रूप है, या फिर टैक्स का एक रूप भी है। और भूमि के टुकड़े का मूल्यांकन करके सरकार को दी जाने वाली जो भू राजस्व की जो राशि जो है इसमें जो है तय की जाती थी। जो राशि इसको तय किया जाता था तो इसको जो है भूमि बंदोबस्त कहा जाता था। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। फिर इसकी प्रणाली क्या है भू राजस्व की, तो इसके बारे में देखेंगे। तो अकबर ने जो है भू राजस्व प्रणाली की जो है स्थापना की थी, जबकि राजा आपके तोरनमल ने जो है भूमि माप के रूप में जो है भूमि राजस्व के लिए जो एक समान प्रणाली जो है प्रदान की थी। भूमि मूल्यांकन की पिछली 10 वर्षों की जो है औसत उपज के आधार पर जो है राजस्व जो है तय किया गया था, और जो है औसत उपज जो इसकी एवरेज उपज थी का 1/3 हिस्सा जो है राज्य का जो है हिस्सा था, यानी राजा का हिस्सा था। तो 1/3 जो हिस्सा होता था वो राजा को दिया जाता था। और जो है आमतौर पर जो है ये भुगतान जो है नगद में जो है किया जाता था। ये जो भुगतान किया जाता है नगद में किया जाता था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। अगला देखो, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन आपका डी नंबर है कि मुगलों के जो है अधीन व्यापार और जो है वाणिज्य पर आपको प्रकाश डालना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। तो मुगलों के जो है शासनकाल में जो है व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में कई सारे जो इसमें बदलाव हुए, कई सारे चेंजेस हुए हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जैसा कि जो है व्यापार नीति भी इसमें बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मुगल बादशाह ने जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है कई सारी जो है नीतियाँ इन्होंने अपनाई, और इसमें जो है वजन माप की मानकीकरण और मध्यम शुल्क, व्यापार मार्गों की सुरक्षा जैसी जो है नीतियाँ इसमें शामिल थी। तो व्यापार के लिए जो है कह सकते हो आपके जो मुगल बादशाह जो थे इन्होंने जो है बहुत सारी व्यवस्था की, जैसा कि वजन का और जो उसकी मानकीकरण थी, ठीक है, और मध्यम शुल्क, और जो व्यापार के मार्ग जो थे जिसको व्यापार करने में सुलभ बनाने के लिए जो मार्ग को जो है सही किया, ठीक है, और बहुत सारी इन्होंने जो है सुरक्षा की जो है नीतियाँ भी अपनाई थी। और व्यापारिक मार्ग की हम बात कर ले तो इसमें जो है करवा व्यापार के लिए जो है नदी घाटियों और जो है पर्वतीय दर्रों जैसे जो है प्राकृतिक मार्गों का जो इस्तेमाल किया जाता था, और इस मार्गों से होकर जो है मसाले, कपड़े और जो है कीमती पत्थर जैसे जो है सामान जो है ले जाया जाते थे, ठीक है। फिर दूसरे देश की हम बात कर ले कार्यों की, तो व्यापारिक केंद्र भी थे, जैसा कि जो है आगरा जो लाहौर जैसे जो शहर व्यापार के जो है केंद्र बने थे उस समय जो है आगरा जो लाहौर थे, ठीक है, ये शहर जो थे व्यापार के केंद्र बने थे। और इन शहरों में जो है व्यापारियों की जो भीड़ जो है इसमें लगती थी। और जो जैसे कि व्यापारिक वस्तुएं इन्होंने जो है इसमें भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि मुगल सम्राट ने जो है कपड़ा, जहाज, इस्पात, सूती वस्त्र और धागा, रेशम, जूट उत्पाद और धातु से बनी चीनी, ठीक है, धातु से बने बर्तन, चीनी, तेल, मक्खन जैसे जो सामान थे इनको इन्होंने जो है बनाए थे, इनका निर्माण करवाया। और जो है व्यापारिक कुछ भागीदारी भी थे मुगल साम्राज्य के साथ साथ जो है आपके मध्य एशिया और जो है मध्य पूर्व और पूर्व के जो है व्यापारियों से जो इनके जो संबंध भी इन्होंने जो है स्थापित किए। और जो है मुद्रा प्रणाली की हम बात करें तो जो है मुगल काल में जो है चांदी तांबे के जो सिक्के का जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा हेडिंग छोड़ के। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, आप चाहे तो इनके जो है आप अपने अनुसार भी इनके आंसर तैयार कर सकते हैं। मैंने जो आंसर एकदम स्पष्ट था, एकदम सही था, वही बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसके PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इसी प्रकार मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। और आपका जो कंपलसरी का पेपर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं, उसके बहुत सारे पेपर भी मैंने सॉल्व करा, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।